साल 2026 की शुरुआत वैश्विक स्तर पर जियोपॉलिटिकल लेवल पर कहीं से भी अच्छी नहीं मानी जा सकती। इसकी शुरुआत कहीं से भी अच्छी नहीं मानी जा सकती। 2025 में हमने देखा कि किस तरीके से 2025 संघर्ष का, कॉन्फ्लिक्ट का, स्ट्रगल का ईयर था। 25 के अंत आते आते हमने देखा कैसे सऊदी ने यमन पर एयर स्ट्राइक किया। 26 की जब शुरुआत हुई नए साल की, न्यू ईयर की, तो उम्मीद की गई कि चीजें ठीक होंगी। बट शुरुआत होते होते हमने देखा कि अमेरिका ने किस तरीके से वेनेजुला में एक संकट पैदा कर दिया और कैसे अमेरिका ने वेनेजुला को हिट किया। और केवल हिट नहीं किया, वेनेजुला के राष्ट्रपति, उनकी वाइफ जो है, उनको उठा करके भी लेके चले गए और दुनिया देखती रह गई। और दुनिया अब अमेरिका को कंडेम कर रही है, क्रिटिसाइज कर रही है। अब उससे क्या लेना देना, अमेरिका को जो करना था वो अमेरिका ने किया। ट्रंप की दादागिरी किडनैपर में बदल गई है। जहां ट्रंप एक दादागिरी दिखाया करते थे, वहां अब वो एक किडनैपर के फॉर्म में काम कर रहे। तो क्या ट्रंप इस तरीके से किसी भी देश में करेंगे? किसी भी देश में ट्रंप घुस जाएंगे और इस तरीके का काम करेंगे? अमेरिकन फोर्सेस घुस जाएंगे और इस तरीके का काम करेंगी? क्या इसको हम नियो इंपीरियलिज्म कह सकते हैं? क्या ये दौर, क्या 2026 में हमें राइज ऑफ नियो इंपीरियलिज्म दिखेगा? नव साम्राज्यवाद का ये समय चल रहा है। 26 क्या उसी के लिए रहेगा? तो आज के इस वीडियो में इन्हीं सारे टॉपिक्स पर हम डिस्कशन करेंगे आपसे। सो हेलो एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय दिस सेशन। आप सबको मेरी तरफ से जय हिंद। नो दोस्तों, इससे पहले कि मैं और डायमेंशंस आपके साथ ओपन करूं, मैं आपको 2013 में लेके चलना चाहता हूं। देखिए, 2013 में वॉल स्ट्रीट जनरल में एक हेडलाइन छपती है, जो हेडलाइन जॉन कैरी की होती है। जॉन कैरी उस समय 2013 में अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे और जॉन कैरी ने कहा था द एरा ऑफ मुनरो डॉक्ट्रिन इज ओवर। मुनरो डॉक्ट्रिन का जो एरा था वो खत्म हो गया। अब ये मुनरो डॉक्ट्रिन क्या है और आज की इस वीडियो में मुनरो डॉक्ट्रिन का क्यों मैं रेफरेंस ले रहा हूं, क्या रेलेवेंस है? दरअसल अमेरिका ने जिस तरीके से वेनेजुला पर अटैक किया और जैसे अमेरिका ने वेनेजुला में इंटरेस्ट दिखाया है, यहां पर मुनरो डॉक्ट्रिन का रेलेवेंस अपने आप न्यूज में आ गया। इसीलिए आप देखेंगे अक्सर नंबर ऑफ न्यूज़पेपर्स जो है वो हाईलाइट दिखा रहे हैं, प्रिंट कर रहे हैं दैट हाउ मुनरो डॉक्ट्रिन फैक्टर वाज इन्वॉल्व्ड इन यूएस अरेस्ट ऑफ निकोलस मादुरो। तो मुनरो डॉक्ट्रिन पर ट्रंप जो काम कर रहे हैं वो इन्वॉल्व था अमेरिका के हिट करने को वेनेजुला में। अब ये मुनरो डॉक्ट्रिन क्या है? दरअसल मुनरो डॉक्ट्रिन, जिसको ट्रंप इस समय डुनरो डॉक्ट्रिन कहते हैं, ये जो मुनरो डॉक्ट्रिन है, इसको 1823 में अमेरिका के तब राष्ट्रपति रहे जेम्स मुनरो ने दिया था। और जेम्स मुनरो, देखिए, वो एक दौर चल रहा था जब आपके लैटिन अमेरिकन कंट्रीज जो थे वो दरअसल यूरोप की कॉलोनीज हुआ करते थे। तो ये लैटिन अमेरिकन कंट्रीज अपने इंडिपेंडेंस के लिए लड़ रहे थे यूरोपियन कॉलोनीज से। ये सब यूरोपियन कॉलोनीज थे, तो यूरोपियन पावर्स जो थे ना, उनसे ये लोग लड़ रहे थे, लैटिन अमेरिका। और क्योंकि धीरे धीरे ये लोग इंडिपेंडेंट हो रहे थे, तो यूरोपियन पावर्स का लैटिन अमेरिका में इंटरफेरेंस बढ़ रहा था। अमेरिका इसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। तो उस समय अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे, उन्होंने साफ साफ कह दिया कि यूरोप का लैटिन अमेरिका में जो भी इंटरफेरेंस होगा वो अमेरिका में इंटरफेरेंस माना जाएगा। तो अमेरिका ने यूरोप को रोकने के लिए एक डॉक्ट्रिन, एक प्रिंसिपल, एक सिद्धांत दिया जिसको मुनरो डॉक्ट्रिन कहा जाता है। तो मुनरो डॉक्ट्रिन साफ साफ कहता है कि यूरोप को हमें रोकना है इन लैटिन अमेरिका। अमेरिका दरअसल लैटिन अमेरिकन कंट्रीज को अपने अकॉर्डिंग रन करना चाहता है। वेनेजुला उसका फाइनेस्ट एग्जाम्पल है, क्यूबा उसका फाइनेस्ट एग्जाम्पल है। तो इसीलिए मुनरो डॉक्ट्रिन का यहां पर जिक्र करना बहुत जरूरी है। और ट्रंप अब मुनरो डॉक्ट्रिन को एक कदम आगे लेकर के जा रहे हैं और उसको उन्होंने डुनरो डॉक्ट्रिन कह दिया। और उन्होंने कहा कि अमेरिका का जो डोमिनेंस है वेस्टर्न हेमिस्फेयर में, वो बरकरार रहेगा, उस पर कोई क्वेश्चन मार्क नहीं लगा सकता। अमेरिका कैन नॉट टॉलरेट द इंटरफेरेंस ऑफ यूरोपियन पावर इन वेस्टर्न हेमिस्फेयर। और वेस्टर्न हेमिस्फेयर में यूरोपियन पावर्स के इंटरफेरेंस को रोकना ही मुनरो डॉक्ट्रिन का कॉन्सेप्ट था, जिस पर ट्रंप काम कर रहे हैं। इसी वजह से ट्रंप बार बार लैटिन अमेरिकन कंट्रीज को थ्रेट भी करते हैं। वेनेजुला इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है।
अभी कोलंबिया का जिक्र हो रहा है कि अब नेक्स्ट टारगेट कोलंबिया हो सकता है। तो मुनरो डॉक्ट्रिन इन्वॉल्व था, इसीलिए इट्स द एरा ऑफ रीबर्थ ऑफ मुनरो डॉक्ट्रिन। आप देखिए कुछ दिन पहले 2025 में, लास्ट ईयर ही, अमेरिका का नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी जो है वो पब्लिश हुआ था। मैंने उस पर भी वीडियो बनाया था। उस स्ट्रैटेजी को आप देखेंगे, वहां साफ साफ लिखा हुआ है दैट अमेरिका विल वर्क ऑन मुनरो डॉक्ट्रिन। दैट मीन्स कि अमेरिका का जो डोमिनेंस है वेस्टर्न हेमिस्फीयर में, उस पर अमेरिका काम करेगा, उसको वो बरकरार रखेगा। इसीलिए अमेरिका जो है वो वेनेजुला में इस तरीके से हिट करता है। वो अलग बात है कि वेनेजुला में क्या उनके अपने पर्सनल इंटरेस्ट हैं अमेरिकन इकोनॉमीज वगैरह को लेकर, उस पर हम आएंगे, बात करेंगे उस पर भी। बट यहां पर जो मैंने आपसे कहा दैट इट इज द राइज ऑफ नियो इंपीरियलिज्म, नव साम्राज्यवाद, बात सच है। दिस इज द एरा, दिस एरा इज गोइंग टू बी द एरा ऑफ नियो इंपीरियलिज्म। क्योंकि जिस तरीके से दुनिया की जो तीन महाशक्तियां हैं, आप देखिए चाइना है, रशिया है और अमेरिका है, ये तीनों जिस तरीके से दुनिया का अपना अपना शेयर ले रहे हैं, और जिस तरीके से इन तीनों देशों का जो एम्बिशन है, तीनों पर्सनालिटीज का, चाहे वो ट्रंप हो, चाहे शी जिनपिंग हो, पुतिन हो, आप देखिए ये अलग अलग देशों, दुनिया के अलग अलग देशों के अलग अलग टेरिटरीज पर अपना अपना कब्जा करते हैं, क्लेम करते हैं। आप देखिए अमेरिका के अलग अलग जो है क्लेम है, ये भी मेरा, वो भी मेरा, वो भी मेरा। पुतिन को आप देख लीजिए, पिछले 2 साल, 2.5 साल, 3 सालों से पुतिन यूक्रेन पर कब्जे की बात कर रहे हैं, यूक्रेन से लड़ रहे, क्रीमिया उन्होंने ले ही लिया। चाइना को आप देख लीजिए किस तरीके से चाइना ताइवान को लेकर के वन चाइना पॉलिसी के तहत ताइवान को अपना मानता है चाइना। इस तरीके से हांगकांग है, समझ रहे, इसलिए भारत के ऊपर चाइना का कितना क्लेम अरुणाचल प्रदेश वगैरह पर रहता है कि अरुणाचल प्रदेश इंडिया का पार्ट नहीं है, हमारा पार्ट है। तो ये जो 3 पावरफुल कंट्रीज हैं, इन 3 पावरफुल कंट्रीज में ये पूरी दुनिया जो है ना वो एक पपेट बन के रह गई है, और तीनों अपने हिसाब से अपना अपना शेयर इस पूरे प्लैनेट से, इस पूरे पृथ्वी से ले रहे हैं, और तीनों इंपीरियलिस्ट पॉलिसीज पे काम कर रहे हैं, जिस पर कभी ब्रिटेन ईस्ट इंडिया कंपनी किया करती थी। आज उसी रास्ते पर तीनों देश चल रहे हैं, चाहे चाइना है, चाहे रशिया है, और चाहे वो अमेरिका। अब अमेरिका ने वेनेजुला पर क्यों हमला किया, उसके ऑयल इंटरेस्ट क्या हैं, जो तमाम सोशल मीडिया पर, तमाम न्यूज़पेपर्स में, टीवी चैनल्स में आपको बताया भी जा रहा है, आप सबने सुना भी होगा, हम उस पर भी आएंगे। बट आप देखिए कि ट्रंप की दादागिरी को आप देखिए, किस तरीके से ट्रंप वेनेजुला में उनकी सेना घुसती है, जो कि वेनेजुला एक इंडिपेंडेंट, एक सोवरेन कंट्री है, और वेनेजुला में घुस करके वेनेजुला के राष्ट्रपति को कैसे उनके डेल्टा फोर्स उठा के लेके चली जाती है, और जो वर्ल्ड कम्युनिटी है, जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है, वो देखती रह जाती है तमाशा। क्योंकि ऐसा तो फिर अमेरिका किसी भी कंट्री में घुस के कर सकता है। फिर जो नेशन स्टेट की सोवर्निटी का कॉन्सेप्ट था ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया के बाद, उस सोवर्निटी का क्या होगा, उस संप्रभुता का क्या होगा, और जो इंटरनेशनल लॉज हैं, ये जो यूएनओ है, इनका क्या रेलेवेंस रह गया। फिर तो ये रेलेवेंस, दे हैव लॉस्ट देयर रेलेवेंस। So there is no need to have international laws, or there is no need to have UNO. Just abolish UNO and abolish all the international laws. क्योंकि ट्रंप ने सबको अंगूठा दिखा दिया, ट्रंप ने सबको दिखा दिया, यार मैं जो चाहूंगा वही होगा इस दुनिया में। ट्रंप इंटरनेशनल लॉ है, इंटरनेशनल लॉ ट्रंप है। क्या चल रहा है, क्या तमाशा क्या चल रहा है। ट्रंप की दादागिरी दुनिया भर के लोग देख रहे हो, कोई कुछ नहीं कर पा रहा है। ट्रंप ईरान को धमकी दे रहे हैं, ट्रंप अमेरिका को धमकी दे रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले मोदी को उन्होंने फिर धमकी दे दिया कि हमने जो है इंडिया के ऊपर जो टैरिफ लगाया, मोदी मुझसे बहुत नाराज है, मोदी को मुझे खुश करना चाहिए। तो ट्रंप जो है वो मुगले आजम के क्या राजा, बादशाह अकबर हैं क्या, कि मोदी जो है इनको खुश करेंगे। तो कह रहे हैं मुझे आपको खुश करना चाहिए। व्हाट्स गोइंग ऑन। जहां आप देखिए वहां ट्रंप इस तरीके से जा करके, बताइए, दादागिरी से ट्रंप किडनैप कर ले गए, और जा करके अब अपने देश कह रहे हैं कि हम अमेरिकन लॉज के अकॉर्डिंग मादुरो को जो है वो पनिश करेंगे। खैर उस पर भी हम आएंगे, बात समझेंगे कि क्या रहा, क्या कैसे क्या था। अब आप देखिए जो मैं आपसे कह रहा हूं, अब अमेरिका जो है वो ग्रीनलैंड पर नजर बनाए हुए है।
अब उन्हें ग्रीनलैंड चाहिए, अब वो कह रहे हैं भाई ग्रीनलैंड हमारा है। अब वो ग्रीनलैंड को लेकर के कह रहे हैं अमेरिका विल नॉट हेजिटेट इन यूजिंग मिलिट्री फोर्सेस इन ऑक्यूपाइंग इन एनेक्सिंग ग्रीनलैंड। अब वो ग्रीनलैंड को कह रहे हैं, कभी वो कनाडा को कहने लग जाते हैं कि कनाडा शुड बिकम द 51st स्टेट ऑफ अमेरिका। गाजा को लेकर के कुछ दिन पहले अब ट्रंप ने गाजा को भी क्लेम कर लिया था कि गाजा भी अमेरिका के ही अंडर हो जाना चाहिए। अब ग्रीनलैंड पर जब से उनका बयान आया है, फिर से एक कॉन्फ्लिक्ट, एक भूचाल सा मचा हुआ है बिटवीन अमेरिका एंड यूरोप। क्योंकि ग्रीनलैंड को अगर आप देखेंगे तो इट फॉल्स इन बिटवीन, दैट इज ऑन द वन साइड यू हैव अमेरिका, दिस इज यूनाइटेड स्टेट्स, और ये आपका पूरा यूरोप और रशिया है। रशिया का भी प्रेजेंस है बहुत ग्रीनलैंड में, क्योंकि ग्रीनलैंड इज फुल ऑफ रिसोर्सेस, रेयर अर्थ मिनरल, प्लस ग्रीनलैंड की लोकेशन स्ट्रैटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है अमेरिका के लिए। ये ट्रेड रूट बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहां चाइना का भी इंटरफेरेंस है, यहां रशिया का भी इंटरफेरेंस है। तो ऑब्वियस सी बात है, अब चाइना और रशिया को रोकना है अगर, तो अमेरिका को ग्रीनलैंड चाहिए। अब वो कह रहे हैं हम मिलिट्री का यूज करने से बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं करेंगे और ग्रीनलैंड अब हमारा हो जाना चाहिए। अब इसको लेके कई यूरोपियन देश, खास तौर से डेनमार्क के प्राइम मिनिस्टर का आप स्पीच देखिए, उन्होंने क्या कहा। उन्होंने स्ट्रेट अवे अमेरिका को वार्न किया है कि अगर आपने एनेक्स करने की कोशिश की ग्रीनलैंड को मिलिट्रीली पावर विद द हेल्प ऑफ पावर, तो यह बहुत बड़ा एक इशू क्रिएट हो जाएगा और यूरोपियन देश जो है वो अमेरिका के अगेंस्ट खुल करके एकदम आएंगे। और फिर नेटो का क्या होगा? तो माना जा रहा है कि अब अमेरिका, ट्रंप खुद नेटो को खत्म कर देना चाहते हैं। तो रियली डज ट्रंप वांट टू किल नेटो? तो वाकई में ट्रंप चाहते हैं कि हाँ नेटो खत्म हो जाए। अब कई यूरोपियन देश जो है, अब देखिए ग्रीनलैंड के मुद्दे पर ट्रंप के खिलाफ आ गए हैं। तो ये मतलब इस तरीके से कैसे होगा? आप देखिए ईरान, अब ईरान में इस समय जो हालात हैं, इस समय ईरान में जो प्रोटेस्ट चल रहा है, वहां के जो वहां जो पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट है उसके खिलाफ जो प्रोटेस्ट चल रहा है, अब ट्रंप उसको लेकर के इशू क्रिएट कर रहे हैं। अब ट्रंप का स्टेटमेंट आया, मेक ईरान ग्रेट अगेन, और कह रहे हैं कि अगर ईरानियन फोर्सेस ने, ईरान की गवर्नमेंट ने पीसफुल प्रोटेस्ट पर जो है ज्यादा स्ट्रांगली उसको डील किया, पावर इसका इस्तेमाल किया, बल का, फोर्स का इस्तेमाल किया, तो अमेरिका इंटरवीन करेगा। और कह रहे हैं कि अमेरिका ने ऑलरेडी डेल्टा फोर्सेस को इराक बॉर्डर पर प्लेस भी कर दिया, डिप्लॉय भी कर दिया है। अब बताइए कहां अमेरिका, कहां ईरान? लेकिन अमेरिका को ईरान में इंटरेस्ट है, तो अमेरिका को दुनिया के तमाम देशों में इंटरेस्ट है, रशिया को दुनिया के तमाम देशों में इंटरेस्ट है, चाइना को दुनिया के तमाम देशों में पार्ट्स में इंटरेस्ट है। तो ये न्यू इंपीरियलिज्म नहीं है तो फिर और क्या है? तो ये पूरी जो दुनिया है ये इन तीनों महाशक्तियों के बीच में पिस रही है। इन तीनों महाशक्तियों का जो एम्बिशन है वो इस पूरी दुनिया को बर्बाद करने पर तुला हुआ है। अब आते हैं उस बात पर कि अमेरिका ने वेनेजुला पर आखिरकार में हमला क्यों किया। तो आप देख सकते हैं, दिस इज द लोकेशन ऑफ वेनेजुला। ओके, ये आपका अमेरिका, ऊपर मैक्सिको, उसके ऊपर फिर आपका अमेरिका, ये पूरा लैटिन अमेरिका। क्लियर यहां तक? नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका में वेनेजुला पड़ता है, द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ साउथ अमेरिका। ठीक, अगर आप वेनेजुला को देखेंगे तो वेनेजुला का बॉर्डर अगर आप देखिए तो ये कैरेबियन सी है, ये कोलंबिया है, ये गुआना है आपका, ये ब्राजील है आपका। ठीक है, इक्वेटर के बहुत नजदीक वेनेजुला सिचुएटेड है। और जब भी वेनेजुला के नाम आता है, जब भी वेनेजुला का या जब भी लैटिन अमेरिका का कंट्रीज का नाम आता है, चाहे वेनेजुला हो, चाहे कोलंबिया है, चाहे पेरू है, चाहे इक्वाडोर है, तो एक बहुत फेमस पर्सन का नाम यहां पर आता है, दैट इज साइमन बोलीवर। साइमन बोलीवर जो थे, ये दरअसल वेनेजुला के मिलिट्री को लीड कर रहे थे। और जो मैंने आपको बताया कि ये जो लैटिन अमेरिकन कंट्रीज थी ना, ये यूरोप की कॉलोनीज थी, स्पेशली स्पेन। साइमन बोलीवर लेड दैट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। साइमन बोलीवर के लीडरशिप में वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस लड़ा गया था और ये सारी कंट्रीज जो है वो इंडिपेंडेंट हुई थी, उसमें वेनेजुला भी था। इसीलिए साइमन बोलीवर का नाम जो है बहुत रिस्पेक्ट से लिया जाता है। अब जिस बात को लेकर के तमाम मीडिया हाउसेस, तमाम यूट्यूब पे और तमाम यूट्यूबर्स जो हैं जो बात आपको बता रहे हैं कि आखिरकार में जो ये वेनेजुला पर हिट अमेरिका ने किया,
तो बहाना तो अमेरिका ने बनाया नार्को टेररिज्म का कि वेनेजुला इज इन्वॉल्व इन नार्को टेररिज्म। निकोलस मादुरो जो है नार्को टेररिज्म को प्रमोट कर रहे हैं, वो एक डिक्टेटर बन गए हैं, वहां की जनता उनसे बहुत परेशान है और अमेरिका क्योंकि डेमोक्रेसी का बहुत बड़ा चैंपियन है तो अमेरिका पहुंच गया और उसने वहां पर रिजीम चेंज कराने की बात कह ली। दुनिया के तमाम देशों में आप देख लीजिए जहां जहां पर ये सब प्रोटेस्ट हो रहा है रिजीम चेंज, अमेरिका ने इसका ठेका ले रखा है। वो हर जगह पहुंच जाते हैं कि हम रिजीम चेंज कराएंगे, जहां उनके खिलाफ कोई काम हुआ अब वहां तुरंत रिजीम चेंज। हमने बांग्लादेश में देखा, हमने नेपाल में देखा, हम ईरान में देख रहे हैं, हम वेनेजुला में हमने देखा। अब वो अपने अकॉर्डिंग वहां पर किसी को स्टैब्लिश करना चाहते हैं जो प्रो अमेरिकन गवर्नमेंट हो, प्रो अमेरिका काम करे। तो बहाना उन्होंने लिया कि वेनेजुला से नार्को टेररिज्म जो है वो एक्सपोर्ट होता है टू अमेरिका। लेकिन बिटवीन द लाइन अगर आप देखेंगे बिहाइंड द कर्टन, तो पर्दे के पीछे क्या है? वेनेजुला का रिसोर्स। वेनेजुला हैज द लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व इन द वर्ल्ड। दुनिया में सबसे ज्यादा अगर ऑयल रिजर्व आप देखेंगे तो लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व इज फाउंड इन वेनेजुला। अमेरिका के पास भी है ऑयल रिजर्व, लेकिन अमेरिका को अपने ऑयल रिजर्व नहीं चाहिए, वो कहते हैं हमें और ऑयल रिजर्व चाहिए, और वो ऑयल रिजर्व उनको कौन देगा? वेनेजुला दे देगा। तो बहाना ले लिया नार्को टेररिज्म का, नार्को टेररिज्म का बहाना लेकर के वेनेजुला में रिजीम चेंज कराने के बहाने से तुरंत अटैक हो गया और उठा ले गए निकोलस को। अब कह रहे हैं कि हम तुम्हें पनिश करेंगे, और ये बात, ये धमकी, ये वार्निंग अमेरिका कह रहा हमने कई बार निकोलस को दिया, क्योंकि ट्रम्प निकोलस से बिल्कुल खुश नहीं थे। अब बात तो नार्को टेररिज्म की है ही नहीं, बात तो है वेनेजुला के ऑयल रिजर्व्स की। दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल रिजर्व वेनेजुला में पाया जाता है। आप देखिए वेनेजुला इज ऑल्सो फेमस फॉर एंजल वाटरफॉल, द हाईएस्ट वाटरफॉल वेनेजुला का। जब वेनेजुला में लार्जेस्ट, वर्ल्ड का, दुनिया का सबसे ज्यादा, सबसे लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व जब वेनेजुला में पाया जाता है, तो फिर वेनेजुला में इतनी गरीबी, इतनी भूखमरी, इतना बड़ा माइग्रेशन का इशू क्यों है वहां पर? आप देखिए जब भी आप वेनेजुला की हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आप एक वर्ड जरूर आप उसको पढ़ेंगे, एक पर्सनैलिटी का नाम जरूर पढ़ेंगे आप, हुगो चावेज। ओके, ये वेनेजुला के अब तक के दी मोस्ट कैरिस्मैटिक, कह लीजिए मोस्ट पॉपुलर लीडर ऑफ वेनेजुला रहे हुगो चावेज। इनकी पॉलिसीज को चावेज्म कहा जाता है, और निकोलस मादुरो जो थे वो इन्हीं के अंडर थे, इन्हीं के अंडर काम कर रहे थे। फिर जब इनकी डेथ हो गई हुगो चावेज की, 1998 के इलेक्शन में हुगो चावेज वेनेजुला के राष्ट्रपति बनते हैं। उसके बाद जब इनकी डेथ होती है तो निकोलस मादुरो को सक्सेसर जो है अपॉइंट किया जाता है, और फिर फाइनली निकोलस मादुरो जो है बहुत अनपॉपुलर लीडर रहे वेनेजुला के, बहुत कम मार्जिन से वो इलेक्शन जीते, और तब से 2014 से, आई थिंक 2014 से निकोलस मादुरो जो है वो वेनेजुला के राष्ट्रपति बने हुए। तो आप देखेंगे कि जब हुगो चावेज वेनेजुला के राष्ट्रपति बने तो उन्होंने वेनेजुला की जनता को, वहां की गरीबी को दूर करने के लिए बहुत सारे काम किए। उन्होंने सोशलिस्टिक आइडियाज वहां पे इंप्लीमेंट किए, लेकिन इतना तेल रिजर्व होने के बाद भी वेनेजुला को फायदा क्यों नहीं पहुंच पाया? तो इसके पीछे बहुत बड़ा इशू है। इशू यह है कि वेनेजुला की जो इकोनॉमी थी वो पूरी तरीके से ऑयल पर ही बेस्ड हो गई, कि ऑयल बेचो पैसा कमाओ, बेचो पैसा कमाओ, बेचो पैसा कमाओ, और कोई अल्टरनेटिव इकोनॉमी में उन्होंने कभी डेवलप ही नहीं किया कि हम ये भी प्रोड्यूस करें, हम वो भी प्रोड्यूस करें, हम वो भी प्रोड्यूस करें। तो जब ऑयल, इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल की डिमांड ज्यादा है, ऑयल महंगा है, तो वेनेजुलन इकोनॉमी को फायदा मिला। लेकिन जब ऑयल क्राइसिस आया तो वेनेजुलन इकोनॉमी को लॉस होने लग गया। तो ऑटोमेटिकली वेनेजुला की गवर्नमेंट जो है ना वो, या वेनेजुलन इकोनॉमी ना एक इंपोर्टर इकोनॉमी बन गई। मतलब उन्होंने मैक्सिमम चीजें इंपोर्ट करनी शुरू की अपने देश में, और एक्सपोर्ट खाली एक ही चीज कर रहे हैं, दैट इज द ऑयल। इसका नेगेटिव इंपैक्ट वेनेजुला की इकोनॉमी पर पड़ा। और फिर हुगो चावेज की डेथ के बाद निकोलस मादुरो जब वहां के राष्ट्रपति बनते हैं तो उनकी पॉलिसीज जो है वो वेनेजुला को और बर्बाद कर देती है। इसलिए लोग वहां के बहुत परेशान हो गए वेनेजुला से, वेनेजुलन राष्ट्रपति से। लेकिन ये उनका इंटरनल मैटर है,
इसमें अमेरिका को क्या इंटरफेरेंस करने की जरूरत है? वो अपने इंटरनल मैटर्स को वहां के लोग खुद देखेंगे कि हमें नेक्स्ट इलेक्शन में मादुरो को हराना है या जिताना है। लेकिन अब वहां के लोग परेशान हैं तो अमेरिका कूद गया, और अमेरिका कूद करके उनको उठा के लेके चला गया। इससे एक कदम और मैं आपको बात बताने जा रहा हूं। दरअसल देखिए, वेनेजुला जो है ना, वो एक हब बन गया है रशिया और चाइना का। मैंने आपको बताया कि जब हुगो चावेज वेनेजुला के राष्ट्रपति बनते हैं तो सोशलिज्म की लाइन पर चलते हैं, समाजवाद की लाइन पर चले तो उनकी दोस्ती रशिया से ज्यादा हुई। रशियन जो इस्टेब्लिशमेंट था उसकी फ्रेंडशिप वेनेजुला से बढ़ी। तो वेनेजुला, रशिया और चाइना, भाई वेनेजुला का सबसे ज्यादा तेल चाइना ने खरीदना शुरू किया। चाइना ने वेनेजुला को जबरदस्त डेप्ट भी दिया, उधार दिया, लोन दिया। रशिया ने चाइना में मिलिट्री प्रेजेंस बनाया, पॉलिटिकल बैकिंग दी। चाइना ने वेनेजुला में इन्वेस्टमेंट किया, इकोनॉमिक लिवरेजेस दिए, इकोनॉमिक पैकेजेस वेनेजुला को दिए। तो कुल मिला के वेनेजुला चाइना और रशिया को बहुत पसंद आने लग गया। और वेनेजुला, रशिया और चाइना, ये तीन मिलकर के एक ट्रॉइका कह लीजिए, या तीनों देश आपस में पास आने लग गए, जो अमेरिका के लिए खतरा पैदा होने लग गया। क्योंकि अमेरिका के जस्ट नजदीक रशिया पहुंच रहा है। आपको याद होगा जब कोल्ड वॉर, अगर आप वर्ल्ड हिस्ट्री में कोल्ड वॉर पढ़े तो एक बहुत फेमस इंसिडेंट आता है क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट रहा ये कोल्ड वॉर के टाइम पर, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। अगर आप क्यूबा की लोकेशन देखें तो अमेरिका के जस्ट बगल में है। वेनेजुला और क्यूबा के बीच में भी दोस्ती बहुत रही। क्यूबा एक कम्युनिस्ट कंट्री, वेनेजुला भी उसी लाइन पर चल रहा था, इसीलिए वेनेजुला की रशिया से और चाइना से बहुत अच्छी दोस्ती हुई। अब ऑब्वियस सी बात है, कोल्ड वॉर के टाइम पर जब क्यूबन मिसाइल क्राइसिस हुआ था तो रशिया ने क्यूबा में जाके अपनी मिसाइल्स डिप्लॉय कर दी थी, जस्ट टू हिट अमेरिका इफ रिक्वायर्ड। वहां पे क्यूबन मिसाइल क्राइसिस जब हुआ अमेरिका में, तो अमेरिका क्यूबा को भी अपने अंडर लाना चाहता है। अब वो बार बार क्यूबा को भी हिट करता है, क्यूबा को भी वार्निंग देता रहता है, क्योंकि क्यूबा में भी 50s के डिकेड्स तक प्रो अमेरिकन गवर्नमेंट ही थी। बाद में फिर वहां पर फेडेल कैस्ट्रो, नाम सुना होगा आपने, फिर राहुल कैस्ट्रो उनके ब्रदर, ये लोग कम्युनिस्ट लाइन पर चले गए क्यूबा को लेकर के। तो अमेरिका को यह बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था कि वेनेजुला जो है वो रशिया और चाइना के इतना नजदीक आ रहा है, क्योंकि चाइना इस समय दुनिया को डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा है। भाई सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है, मोस्ट पावरफुल नेशन है वो आफ्टर अमेरिका। तो ऑब्वियसली बात है, अमेरिका को अपना डोमिनेंस जो है, प्लस जो वेस्टर्न हेमिस्फेयर में सुपर पावर्स का इंटरफेरेंस हो रहा है, ये अमेरिका को, ये ट्रंप को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसीलिए उन्होंने मुनरो डॉक्ट्रिन को फिर से जो है इस्टेब्लिशमेंट करने की, उसको रीस्टैब्लिश करने की बात की। तो ये सारा खेल, ये पूरी कहानी इसकी है कि कैसे अमेरिका अपना दबदबा, अपना डोमिनेंस दुनिया में कायम रखे। तो आज के इस जियोपॉलिटिक्स को क्या कहा जाए, क्या नाम दिया जाए? वेदर वी आर लिविंग इन मल्टीपोलर ऑर्डर, वर्ल्ड ऑर्डर, वेदर वी आर लिविंग इन यूनिपोलर और वी आर लिविंग इन बाईपोलर। क्योंकि जब कोल्ड वॉर था तो बाईपोलर था भैया, दुनिया अमेरिका और यूएसएसआर के बीच में बटी हुई थी। आज दुनिया किधर बटी हुई है? तो ये तो मल्टीपोलैरिटी भी नहीं दिख रही है, क्योंकि अमेरिका की दादागिरी के अगेंस्ट तो कोई ब्लॉक बनता हुआ नजर भी नहीं आ रहा है कि सारे देश एक हो जा रहे हैं। तो अमेरिका का वो पुराना वाला जो डोमिनेंस वाला जो एक कैरेक्टर था, ट्रंप उसी को एस्टैब्लिश करना चाहते हैं। इसीलिए ट्रंप ने ये सारा खेल रचा। अब आगे किसका नंबर है? अब ईरान में क्या ऐसा कुछ देखने को हमको मिलेगा, या किसी और देश में हमको ऐसा कुछ देखने को मिलेगा? और ये कोई बहुत बड़ा सरप्राइज नहीं होगा कि अगर डेल्टा फोर्सेस ईरान में उतर जाएं और ईरान के एस्टैब्लिशमेंट को, खुमैनी को वहां से उठा करके लेके चले जाएं। तो दिस इज ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ फिर मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद।